भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को जिसने रिप्लेस किया है। उसमें थोड़ा सा सर पहले बताएं कि पहले क्या था, अब चेंजेस क्या किए गए? एक तो मैंने आपको पहले बताया ये सीआरपीसी में ही किया गया है कि जो 7 साल से ऊपर के ऑफेंस है उसके अंदर सभी के अंदर जो है एफएसएल जो वो है फॉरेंसिक जांच जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। इसी में साथ के साथ, क्योंकि मैं सेक्शन का जिक्र कर रहा हूँ, इसके अंदर एक चीज़ है कि फॉरेंसिक जांच को तो अनिवार्य कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन एक बहुत बड़ा लैक्यूना इसके अंदर ये है कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आज भी जो मर्डर केसेस हैं या हीनियस केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, जिनमें फॉरेंसिक के अंदर जो नमूने जाते हैं हमारे यहाँ से, उसके अंदर ट्रायल ख़त्म होने को आ जाती है लेकिन फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आती। उसका कारण है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना एफएसएल्स का, जैसे हमारे मधुबन में है या किसी स्टेट में, तो कई स्टेट्स में तो है ही नहीं। उसमें ये कहा गया है इसके अंदर भारतीय जो ये रिप्लेस किया है नागरिक सुरक्षा वाला कि यदि किसी स्टेट के पास सुविधा नहीं दूसरी स्टेट से बोरो करेगा। तो अभी हाल ये है कि कई साल 4-4 5-5 साल तक रिपोर्ट नहीं आती, ट्रायल रुके रहते हैं या ट्रायल कंप्लीट होने की स्थिति पे आ जाते हैं, तब तक भी वो रिपोर्ट नहीं आती। तो अगर ये हालत हो गई, जैसे अब इसमें अमेंड करके कर दिया है कि 7 साल से ऊपर के जितने भी ऑफेंस हैं एफआईआर लॉज होगी, उसके अंदर सब में फॉरेंसिक की टीम आएगी। मुझे नहीं लगता कि आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में या अगले 10 सालों तक भी ये पॉसिबल होगा कि हर जगह जहां 7 साल से ऊपर का क्राइम कमिट होगा वहां फॉरेंसिक की टीम आएगी, सैंपल कलेक्ट करेगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल आ जाएगी। ये पॉसिबल नहीं है आज जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप होना चाहिए था, लॉ बाद में बनना चाहिए था, या लॉ पहले बना दिया जिसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं लगता कि अगले 5 या 10 साल तक हो सकती है इफेक्चुअली। एक इन्होंने इसमें जो किया है वो किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मतलब वो उसको आप जब भी कभी ऑफेंस होगा तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उसकी बाकायदा, जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी वो मौके पे जाके रिकॉर्डिंग करेगा। कोई भी साक्ष्य हो, कोई भी एविडेंस कलेक्ट करेगा, मान लो सपोज करो कहीं किसी के घर पे रेड हो जाती है और वो वहाँ से नारकोटिक का सामान मिलता है, नशीली दवाएं मिलती हैं, तो उस स्थिति में वो वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसकी वीडियो क्लिप बना के पूरी, और वो जो है वो चालान के साथ लगा के कोर्ट में पेश करेगा। अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए, मैं अभी सुन रहा था, डिबेट्स भी सुन रहा था और जो इसके बारे में बोल रहे हैं उनको भी सुन रहा था, मोटे तौर पे देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि दिस अमेंडमेंट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, कि भाई उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ताकि वो लोग जैसे कह देते थे जी मेरे ऊपर झूठी नशीली दवाई डाल दी, मुझे फंसा दिया, ये तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग होने से उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसका बहुत बड़ा दुरुपयोग क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक क्या था कि ड्यूरिंग कस्टडी यदि एक्यूज्ड का कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया जाता है तो एडमिसिबल इन लॉ नहीं था। इसका एक मतलब अगर मैं ये बोलूँगा कि जो चीज़ इसमें एक्सप्लिट नहीं दिखाई नहीं दे रही है, वो जो इसके पीछे छुपी हुई है वो मैं बताता हूँ क्या होगा। कि जैसे मान लो अब तक ये था कि यदि मान लो किसी के घर पे रेड होती है या कोई ऑफेंस करता है, मान लो मर्डर हो जाता है, तो उस स्थिति में यदि वो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है जी ये मेरे से मिली है, मेरे पास से इस अलमारी से मिली है, मैंने चाबी दी है, मेरे सामने रिकवर हुई है, या वो कहता है जी मेरे से गलती से मर्डर हो गया, ये मेरा वेपन, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मानी जाती थी और वो मतलब जो है एडमिसिबल इन लॉ नहीं थी, कन्फेशन बिफोर पुलिस। लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या होगा, आप इसका अगर इनडायरेक्ट इफेक्ट देखेंगे तो यदि मान लो सपोज करो किसी के यहाँ रेड होती है या कोई ऑफेंस होता है, तो जो पुलिस उसमें रेड की पूरी वीडियो बनाएगी, वीडियो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि किसी पे किसी को फाल्स जो है मान लो नारकोटिक डालनी है किसी के ऊपर, तो वो 2 मिनट पहले डाल के बाद में वीडियो नहीं बनाई जा सकती। ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जैसा पुलिस का कैरेक्टर सारा इन जनरल दिखाई देता है। तो इसमें प्रोटेक्शन कहाँ मिली? इसमें तो उल्टा एक काम होगा कि जो वीडियो है वो एडमिसिबल इन लॉ कर दी, कहा भी नहीं और उसको एडमिसिबल इन एविडेंस कर दिया। एविडेंस में एडमिसिबल होने का मतलब ये है कि जब आपके घर की पूरी वीडियो, जब आपके ऑफेंस की पूरी वीडियो सामने आएगी जिसमें आप दिखाई दे रहे हो, अलमारी खोल रहे हो, वहाँ से अफीम निकाल के पकड़ा रहे हो पुलिस को, तो फिर रह क्या जाएगा? उसको एडमिसिबल इन लॉ कर दिया अदरवाइज मतलब करके। ये बहुत मुझे लगता है कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस होगा। एक इसमें क्या किया है आपकी जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अंदर पहले क्या था कि एक्यूज्ड की मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति जिसको बोलते हैं, कार हो गई या सामान हो गया, उसको अटैच किया जा सकता था। लेकिन अब इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मतलब उसके मकान को, रेजिडेंशियल हाउस को, उसकी ज़मीन को या उसके प्लॉट्स को भी
पुलिस जो है वो अटैच कर सकती है, सीज़ कर सकती है। एक इसमें एक बहुत प्रोविज़न किया है, बहुत बेसिकली मतलब लॉ को चेंज कर दिया, जो 1984 से शायद हम देख रहे थे, आपने भी सुना होगा कि पहले हैंडकफ किया करते थे, हाथों में हथकड़ी डाल देते थे, पैरों में भी बेड़ियां डाल देते थे। मतलब इसको जब रिमूव किया गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा के ये कहा था कि गुलामी की निशानी है इस तरीके से उसको किसी को भी बेड़ियों में जकड़ देना। तो अब इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा के अंदर कि किसी को भी कुछ सर्कमस्टांसेस में हीनियस ऑफेंसेस में उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको बाईपास किया गया है, लॉ बना के बाईपास किया गया। चलिए ठीक है, ये आगे सब्जेक्ट टू रहेगा, रिव्यू रहेगा, जुडिशियल रिव्यू रहेगा, हो सकता है कि कोर्ट्स इसको स्ट्रक डाउन भी करें। तो ये इसमें जो किया गया है, और एक इसमें क्या किया गया है, बहुत मैं कहूँगा कि इसकी बहुत ज़बरदस्त आलोचना होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा विरोध होना चाहिए। और ये जो अमेंडमेंट है ये इसमें नहीं रहनी चाहिए। इसमें क्या किया गया है कि पहले आपने जैसे सुना होगा कि 15 दिन की पुलिस कस्टडी होती थी। जैसे किसी को भी पेश किया अपराधी को, मान लो मर्डर केस का अपराधी कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट से पुलिस उसका रिमांड मांगती थी, जी हमने इससे रिकवरी करनी है या कुछ भी पूछताछ करनी है, हमें जो है रिमांड दे दिया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट जो है उसका 2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन तक का रिमांड दे सकती थी, एम्पावर्ड थी, 15 दिन तक का रिमांड दे सकती थी। लेकिन जो 15 दिन का रिमांड दिया जाता था वो कंटिन्यूटी में दिया जा सकता था। अब तक कंटिन्यूटी कैसे कि जैसे पहले 2 दिन का दे दिया, पुलिस ने आके कहा जी 2 दिन में हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, वो 2 दिन का और दे दो, 4 दिन का और दे दो, उसको मैक्सिमम 15 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता था। अब क्या नया काम हुआ इसके अंदर कि इसको फ्रैक्शंस में दिया जा सकता है। फ्रैक्शंस का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट में पेश कर दिया, उसको 5 दिन का रिमांड, पुलिस रिमांड दे दिया, उसकी पुलिस रिमांड आगे नहीं मांगा या कोर्ट ने नहीं दिया, उसकी अवधि खत्म हो गई, उसको जेल में भेज दिया, जुडिशियल रिमांड में भेज दिया। अचानक से पुलिस को याद आया कि इसको तो दोबारा रिमांड पे लेना है इसी केस में, तो फिर एक एप्लीकेशन आएगी पुलिस रिमांड की, डिस्पाइट ऑफ कि वो जुडिशियल रिमांड में जेल में जा चुका और कोर्ट उसका दोबारा 60 से 90 दिन के अंदर, मतलब जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं उसमें 60 दिन में, जो बड़े ऑफेंसेस होते हैं उसमें 90 दिन के अंदर दोबारा से पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड होने के बाद जेल से लाया जाएगा, दोबारा से उसको पुलिस रिमांड पे ले लिया जाएगा। और एक सबसे खतरनाक इसका प्रोविज़न ये है कि यदि ऐसा होता है, ऐसा संभावित होता है, तो उसको जमानत नहीं दी जा सकती इस दौरान, सिर्फ इसलिए कि भी पुलिस जो उसका दोबारा पुलिस हिरासत मांग सकती है। मुझे लगता है कि ये प्रोविज़न डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिमांड के बाद पुलिस रिमांड की कोई तुक नहीं बनती। बहुत जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आए थे जिसमें ये क्लियर किया गया था पहले आईपीसी के अंदर भी कि एक बार व्यक्ति यदि जेल में चला जाता है तो फॉर द पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसको शिनाख्त बोलते हैं, उसके लिए भी उसकी कस्टडी जो है वो पुलिस कस्टडी नहीं ली जा सकती, वो जुडिशियल पे ही माना जाएगा। लेकिन अब इसको अमेंड करके इसलिए किया गया कि उसको कभी भी जेल से निकाल के दोबारा से पुलिस रिमांड पे लिया जा सकता है। ये अच्छा नहीं है। एक इसमें क्या किया गया सीआरपीसी के अंदर, जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा बनाया गया, इसमें ये मतलब किया जा रहा है, प्रचारित भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि टाइम फ्रेम को कम करने के लिए, जो डिले हो रही थी, ट्रायल्स बहुत लंबे केसेस हो रहे थे, उसको कट शॉर्ट करने के लिए इसमें कुछ अवधियां निश्चित की गई हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यदि किसी केस में बहस पूरी हो जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य कर दिया गया कोर्ट्स के लिए। ये काफ़ी चर्चा में आया कि कोर्ट के लिए टाइम बाउंड कर दिया गया है। इसी तरह से ये किया गया कि यदि कोई मान लो कोई विक्टिम है, कोई भी है, उसके साथ कोई अपराध हो जाता है और वो पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराता है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, तो 90 दिन के अंदर, 90 दिन जैसे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद पुलिस को उसको इन्फॉर्म करना है, प्रार्थी को, जो कंप्लेनेंट है उसको इन्फॉर्म करना है कि जी आपकी इन्वेस्टिगेशन की ये पोजीशन है। इन्वेस्टिगेशन को टाइम बाउंड नहीं किया गया है। ऐसा नहीं किया गया है कि पुलिस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में कंप्लीट करेगी, फलाने की इतने में करेगी, ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ उसको ये कहा गया है, कंप्लेनेंट को ये बता देंगे कि जी आपकी जो इन्वेस्टिगेशन वो स्टेज पे है, तो उसको नहीं कट शॉर्ट किया गया। जुडिशरी के लिए टाइम को कट शॉर्ट किया गया। लेकिन मैं आपको इसका एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए, किताबों में या पेपर्स के ऊपर लॉ बना देना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हमारे यहाँ, जो चेक के केसेस होते हैं। हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें आपके उपभोक्ता जाते हैं। बहुत ऐसे एक्ट हैं जिनका मैं 100 एक्ट होंगे जिनका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसके अंदर ये कह के कि जी बहुत लंबे ट्रायल्स जा रहे हैं, उसको इतना कट शॉर्ट किया गया। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसके अंदर 3 महीने का मैंडेट है कि 3 महीने में कोर्ट फैसला सुना देगी।
इसी तरह से आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। लेकिन मैं आपको धरातल की बात बताता हूँ, जो वास्तव में हो रहा है इस एक्ट के बनने के बाद जो हो रहा है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक के केस में पहली तारीख लगती है वो 1 साल की लगती है। 3 महीने में फैसले का मैंडेट है एक्ट के अंदर, लेकिन पहली तारीख ही जो लगती है वो 6 महीने की 1 साल की लगती है। और उसका जो वो दिया एक्सक्यूज़ दिया जाता है, बाकायदा ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है, वो ये कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है जी, इसलिए हम इसको कट शॉर्ट नहीं कर सकते। तो सवाल क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि एक बहुत दुखद मतलब चीज़ है, लॉ को आप कितना भी पनिशमेंट को कितना भी आप स्ट्रिंजेंट कर दो, कितना भी आप बढ़ा दो, आप सब में फांसी की वो रख दो, लेकिन सवाल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। एक शिकारी जानवर है, शेर है या कोई भी शिकारी जानवर है, वो जब तक जवान है, जब तक ताकतवर है, वो लोगों का शिकार करता है, वो अन्याय करता है। उस अन्याय को यदि उस समय नहीं रोका गया, जब वो बूढ़ा हो गया, तब तो वो खुद ही विक्टिम बन गया, तब तो वो बेचारा खुद ही बेचारा बन गया। फिर तो अगर उसको सज़ा देगा भी कानून तो फिर ऐसा लगेगा, मतलब उसको रोका जाना चाहिए था जब वो अपराध करने की स्थिति में था। अगर 20 साल बाद न्याय मिलता है, 30 साल बाद न्याय, आपने देखा होगा जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं वो खुद ही पिटी, मतलब उसमें आ जाते हैं, दया की उसमें आ जाते हैं कि ये तो जी बेचारा बूढ़ा हो गया, ये तो अब क्या करेगा, मतलब वो मरने की स्थिति में पहुँच जाते हैं और यहाँ न्याय नहीं मिलता। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, अब मैं आपको सीधा बताता हूँ कि जैसे 30 दिन बहस सुनने के 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना है। पूरे हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में चले जाओ आप, लोअर कोर्ट से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी चले जाओ, कभी बहस सुनने के बाद जो ऑर्डर अपलोड होते हैं, लिखित में जो ऑर्डर आते हैं, उसमें ये लिखा ही नहीं जाता कि आर्ग्यूमेंट हार्ड, कभी नहीं लिखा जाता। लिखा जाता है केस एडजॉर्न्ड फॉर आर्ग्यूमेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बोथ द काउंसिल्स। तो जब यही नहीं लिखा जाता कहीं कि बहस सुन ली गई है, तो 30 दिन का टाइम फ्रेम कब शुरू होगा? जिस दिन मैजिस्ट्रेट चाहेगा, जिस दिन वो लिखेगा कि आज, चाहे वो 1 साल बाद लिखे कि आज बहस सुन लीजिए, उससे 30 दिन आगे। क्या फ़ायदा होगा ऐसे लॉ का जिसकी धरातल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन दिखाई ही नहीं दे रही है। इसके बाद इसमें जो और किया है, जैसे एक किया है ट्रायल इन एब्सेंशिया, कि जैसे इम्पोर्टेंट बताया गया कि अपराधी की अनुपस्थिति में भी सज़ा सुनाई जा सकती है, पहले ऐसा नहीं था। वैसे पहले भी ऐसा था, मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं था। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको घोषित अपराधी कहते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की पोजीशन में कई बार कोर्ट जो है फाइल को कंजाइन कर देती थी रिकॉर्ड रूम में कि जब वो मिलेगा उसको पकड़ के लाया जाएगा, तब उसकी ट्रायल चलाई जाएगी। लेकिन कई बार इन एब्सेंशिया भी ट्रायल चलती हैं। लेकिन ये जो ट्रायल इन एब्सेंशिया है, इसको जस्टिफाई जो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है उन लोगों के लिए कि कोई फ़ौरन भाग गया, कोई टेररिस्ट फ़ौरन भाग गया, या कोई इकोनॉमिक ऑफेंस करके फ़ौरन भाग गया, उसकी अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में भी ट्रायल चला के उसको कन्विक्ट कहा जा सकता है कि जी इसको हमने कन्विक्शन कर दी। ट्रायल इन एब्सेंशिया इस बार इन्होंने मतलब टोटल उसमें ही रख दिया कि ऐसा किया जा सकता है। एक इसमें बीच में आ गई, मतलब जैसे क्या होता था कि जैसे कोई भी महिला अपराध था तो उसके अंदर प्रेस कवरेज जैसे होती थी, या ट्रायल की भी प्रेस कवरेज होती थी, उसको भी इन्होंने इसके एम्बिट में रख दिया। वो भी एक अपराध है, उसको आप ड्यूरिंग ट्रायल भी, मतलब उसकी पूरी प्रोसीडिंग को कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, और उसका कहीं भी आइडेंटिटी का पहले भी था कि उसका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन अब आप प्रोसीडिंग भी उसकी डिस्क्लोज नहीं, 2 साल तक। पत्रकारों के लिए सर समझाइए कि क्या नहीं कर सकते अब? आप अब ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मतलब कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कोर्ट परमिट नहीं करती। यदि कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल परमिट करती है तो आप कर सकते हो परमिशन लेके, अदरवाइज आप उसके ट्रायल में भी किसी स्टेज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि जी ये केस था, ये कोर्ट में चल रहा है, इसमें ये हो गया, इसमें गवाही हो गई, ये फलाना केस है, इसको नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इसको कहा है कि ये इनडायरेक्टली उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है। सर मान लीजिए कोई महिला को उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही, तो पत्रकार उसमें न्यूज़ नहीं बना पाएंगे? अगर किसी महिला की सुनवाई नहीं हो रही, इसके अंदर एक प्रोविज़न रखा गया है कि महिला की स्वीकृति से, उसकी कंसेंट से आप कर सकते हो। हाँ, उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी को छुपा के उसकी स्वीकृति लेनी है, लिखित में स्वीकृति लेके, कंसेंट लेके आप उसका कर सकते हो। लेकिन उसकी हदें हैं, उसको बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कहीं, क्योंकि बहुत, मैं कहूँगा बहुत महीन एक बीच में लाइन है, ज़रा सी वो टूटी और 2 साल की सज़ा जो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो महिला अपराधों में अब पत्रकारों को थोड़ा सतर्क होकर के काम करना पड़ेगा।
काम करना पड़ेगा, उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी यदि वो कोई भी इंटरव्यू देती हैं, कुछ देती हैं, उनके चेहरे को ढक के, उनकी आइडेंटिटी को ढक के, उनके नाम ना बता के, प्लेस ऑफ ऑकरेंस ना बता के और उनका इंटरव्यू, लेकिन उनकी सहमति से। कल को ये बात ना आ जाए कि मैंने सहमति नहीं दी थी, इसलिए लिखित सहमति बहुत ज़रूरी है, एफिडेविट के तौर पे ली जा सकती है। ये तो सर आपने बताया कि ड्यूरिंग ट्रायल कोई घटना हो गई, उसकी कवरेज कैसे हो रहेगी? अगर कोई महिला अपराध होता है, घटना होती है, तो उसका भी हमें बहुत अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, बोलते-बोलते या कवर करते-करते कहीं भी उसकी महिला की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना हो। अपराध हुआ है तो अपराध तो हुआ है, तो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर का भी जो महिला अपराध होते हैं उसके अंदर कहीं भी, जैसे बाकी एफआईआर्स अपलोड हो जाती हैं, ऑर्डर्स अपलोड होते हैं, महिला अपराध कहीं भी अपलोड नहीं होता, कहीं भी पब्लिश नहीं होता, इसलिए हमें भी उसकी पब्लिकेशन करने से पहले बहुत प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। कवरेज की भी हमें बहुत अपने ऊपर आत्मसंयम रखना पड़ेगा, कई बार कवरेज करते-करते जोश में उस लाइन को क्रॉस ना कर जाए। तो सर ये हो गया सीआरपीसी का। हाँ जी। सीआरपीसी का ही मैं आपको अभी 2-3 प्रोविज़न बहुत ज़्यादा जो इसमें आए हैं। एक इसमें आया है कि ये भी बहुत, मतलब मैं कहता हूँ कि इसको तो रिमूव किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे उम्मीद है कि स्ट्रक डाउन करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, मान लो सपोज़ करो एक इन्वेस्टिगेट कर रहा आदमी, उसने एक मर्डर केस को 6 महीने इन्वेस्टिगेट कर लिया और उसकी डेथ हो जाती है, या उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, या वो रिटायर हो जाता है, या वो फ़ॉरेन चला जाता है, उसकी अनअवेलेबिलिटी हो जाती है। उस स्थिति में नया आने वाला इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके पूरे जो साक्ष्य उसने इकट्ठा किए हैं, जो पूरी गवाही इकट्ठा की है, जो बयान, उनको कोर्ट में प्रूव कर सकेगा। सिर्फ कलेक्ट तो पहले भी करते थे, फाइल हैंडओवर हो जाती थी, लेकिन अब पुराने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट में एविडेंस के लिए आने की जरूरत नहीं है। उसकी एब्सेंट, ये होता है ट्रायल एब्सेंशिया, उसकी एब्सेंट, उसकी गैर हाजिरी में ट्रायल में जो नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिसको ये पता ही नहीं है कि 6 महीने में साक्ष्य कैसे कलेक्ट किए गए, कैसे, क्या प्रिकॉशंस, मतलब वो आपके हर प्रश्न का जवाब ये देगा। आप पूछोगे इसको कैसे कलेक्ट किया था, कहाँ से लिया था, वो कहेगा जी पेपर्स में तो ये लिखा है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। वो एडमिसिबल कर दिया है कि वो सारी उस एविडेंस को प्रूव कर जाएगा कोर्ट में, जो उसने कभी इकट्ठा ही नहीं की। और ये जो सेक्शन है, ये यहीं तक सीमित नहीं रखा गया, इसको पब्लिक ऑफिसर्स के लिए भी, इसको मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी। यदि एक डॉक्टर किसी का पोस्टमार्टम करता है या उसके एमएलआर काटता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, रिटायर हो जाता है, फॉरेन चला जाता है, उस स्थिति में दूसरा डॉक्टर आएगा, उस कागज़ को लेकर आएगा, उस कागज़ के बेस पे उसको प्रूव करके चला जाता है, डीम टू बी प्रूव्ड हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा और उसके बेस पे सज़ा भी की जा सकती है। ये जो बेसिक लॉ था हमारा, बेसिक जो एक सिर्फ ये एक्ट ही नहीं है कि एक्ट है, एक बेसिक लॉ भी होता है, नेचुरल जस्टिस भी होता है, बेसिक लॉ भी होता है, जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस भी होता है। बेसिकली तो लॉ कहीं जाके वेदों से और उससे कलेक्ट किया गया था, धर्मशास्त्रों से। तो बेसिक लॉ को अगर आप पढ़ेंगे ना, अगर आप वेदों को पढ़ेंगे, अगर आप उसके बाद के जितने भी मनुस्मृति को पढ़ेंगे, या उसके बाद उसके अंदर बेसिक लॉ ये नहीं था। कुछ बेसिक जो प्रोविजंस थे ना जूरिस्प्रूडेंस के क्रम, उनको वायलेट किया गया। ये वायलेशन ऑफ बेसिक जूरिस्प्रूडेंस है कि आप जो है उसकी एब्सेंस में एडमिसिबल कर देंगे जिस आदमी ने कलेक्ट किया एविडेंस उसके अंदर। तो मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंजस्टिस होगा अगर ये स्टैंड करता है इसके अंदर। एक इसमें ट्रायल को कट शॉर्ट करने के लिए विदिन 60 डेज ऑफ फर्स्ट हियरिंग, जो पहली तारीख होगी केस की, उसके 60 दिन के अंदर कोर्ट को चार्ज लगाना पड़ेगा। लंबा नहीं कर सकते, उसको चार्ज लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ठीक हैं, मतलब उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा इसके अंदर जो होगा। एक इसमें क्या किया गया है कि जो सैंपल वॉइस होती है, सैंपल वॉइस जैसे किसी की, मान लो किसी ने फ़ोन पे बात करी और अपराध में शामिल है, सैंपल वॉइस भी, उसके साइन भी, वो बिना उसकी गिरफ्तारी के भी लिए जा सकते हैं। मीनिंग देयर बाय कि यदि मान लो सपोज करो पुलिस जो है किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो 1000 लोगों की भी वॉइस लेना चाहे या उनके सिग्नेचर, तो वो कलेक्ट कर सकती है। उसके लिए ना उसका अपराधी होना जरूरी, ना उसकी गिरफ्तारी जरूरी है, ले सकती है। तो सर वो तीसरा जो अमेंडमेंट किया है एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके प्रावधान बताइए थोड़ा सा कि पहले क्या था और अब क्या क्या चेंजेस किया गया है। एक इसमें जो प्रावधान किया गया है, जैसे मर्डर की जो डेफिनेशन बनाई गई है उसके अंदर कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। जैसे किसी को फूड ना दिया गया मान लो कुछ दिन तक और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में उसको मर्डर माना गया है। इसी तरह से एक चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है कि जैसे मतलब इलस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, उदाहरण के तौर पे दी गई है इसके अंदर
कि यदि कोई किसी मकान में अनइंटेंशनली कोई उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है और आग लगा देता है, उस आग में जो है कोई व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है आग में जल के, तो उसको मर्डर माना जाएगा। मतलब उसको अनइंटेंशनल होमिसाइड या कल्पेबल होमिसाइड नहीं, उसको मर्डर ही माना जाएगा। और एक इन्होंने इसमें चैप्टर 2 है, सेक्शन 4 है उसमें, जिसके अंदर इन्होंने इसको जो रिमेनिंग लाइफ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स टोटल होल रिमेनिंग लाइफ। एक इसमें जो प्रावधान किया गया है वो भी काफ़ी मुझे लगता है कि अभी लोग उसको पढ़ेंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं उसको पढ़ेंगे, जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनमें वो जाएगा और वो भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ होगा जो मुझे लगता है। उसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट को सेक्शन 5 बनाया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट को राइट दिया है कम्यूटेशन का, सज़ा को कम करने का। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सज़ा को कम कर सकती है। जैसे किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, मान लो, उसकी सज़ा को काफ़ी कम कर सकती है। मतलब कोर्ट ने यदि सजा दे दी तो सरकार उसको कम कर सकती है। इसको जो है आपने पहले भी सुना होगा, मतलब ये राइट जो है वो प्रेसिडेंट कम किया करते थे सज़ा। उदाहरण भी हैं, जैसे आपको ध्यान होगा कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट में मर्डर हुआ था, उस मर्डर के अक्यूज्ड की जो सज़ा थी वो रिकमेंड की थी गवर्नमेंट ने और उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसको वो कर दिया था। तो अब ये जो अधिकार है इसको, उसका स्कोप और ज़्यादा बढ़ा दिया है, बड़े बड़े पनिशमेंट को काफ़ी कम करने का वो दे दिया है। एक इसमें प्रावधान किया है सेक्शन 14 जो है वो, उसके अंदर ये प्रावधान किया है कि यदि कोई, मान लो सपोज करो, आपने देखा होगा, मान लो कोई जुलूस जा रहा है या कोई भी ऐसा वो हो जाता है, मॉब वायलेंस हो जाती है, उस स्थिति में पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर दे देता है फायरिंग का और उसमें किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म कर दी है। मतलब उसके अंदर यदि कोई भी नीचे का ऑफिसर, लोअर इन रैंक ऑफिसर जो है वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इन दैट केस वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। यदि मृत्यु भी हो जाती है, मर्डर भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, तो वो ये माना जाएगा कि जो सुपीरियर ऑफिस था उसका डिसीजन गलत था, लेकिन जो इन्फीरियर ऑफिसर है वो उसके उस डिसीजन को डिस्प्यूट नहीं कर सकता। उसने उसके ऑर्डर को फॉलो करके गोली मार दी और अगर हत्या भी हो गई, यदि गलत भी हो गया, सही भी हो गया, तो उसके लिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी कम या ज़्यादा, कोई भी। मतलब कह सकते हैं सरकार के अधिकार बढ़ाए हैं कहीं ना कहीं सर। इसके अंदर मतलब अगर आप देखेंगे तो कई चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के, जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के राइट्स हैं उनको काफ़ी एक्सपेंड किया गया है। उसका लॉजिक बेसिकली जो दिया गया है वो दिया गया है कि टेररिज्म बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, ट्रायल्स का टाइम जो है वो कट शॉर्ट करना है, तो इस उसको लेके और उसके अंदर जो है एग्जीक्यूटिव का, पुलिस का और इनके राइट्स को काफ़ी एक्सपेंड किया गया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को राइट्स बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं। तो सर संक्षेप में यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें उसमें क्या क्या चेंजेस किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी काफ़ी चेंजेस की गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जो पुराना, ये मैं अभी जो बात कर रहा था आपसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में ही बात कर रहा था, कि उसके अंदर जो है मतलब काफ़ी चेंजेस की हैं, छोटी मोटी की हैं, लेकिन बेसिकली जो मतलब किया गया है एविडेंस एक्ट के अंदर वो यही किया गया है कि ट्रायल के दौरान जो है मतलब जो ट्रायल्स चलेंगे या उसके अंदर जो साक्ष्य आएंगे उस वो उसकी एडमिसिबिलिटी जो है उसका भी स्कोप बढ़ा दिया है, जो पुलिस एविडेंस थी उसका भी स्कोप बढ़ा दिया है। और इसी तरीके से आपका इसके अंदर जो कम्युनिटी सर्विस है या ये है आपका, एक इसमें ऑफेंस में ना एक और किया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो मर्डर कर देता है फॉरेन के अंदर, यहाँ नहीं, कोई अपराध फॉरेन कंट्री में हो जाता है, तो उसको पूरे इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट में जहाँ वो मिले, मान लो सपोज करो वहाँ से वापस आ जाता है और वो रहने वाला हरियाणा का है, अपराध उसने मान लो कनाडा में किया है और वो भाग के यहाँ आता है और उसको एयरपोर्ट पे बंगलौर अरेस्ट कर लिया, तो बंगलौर की कोर्ट ही उसको ट्राई कर देगी। फॉरेन के अपराध को ट्राई इंडियन कोर्ट करेगी और वो भी वहाँ करेगी जहाँ वो पकड़ा जाएगा, ना कि और कोई जुरिस्डिक्शन नहीं, उसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो यहाँ दे दी गई है। इसी तरह से इसमें जो जितना भी एविडेंस के एक्ट के अंदर जो ये आपका आईटी उसका था सारा, उसको एडमिसिबल, मतलब वो सारी जितनी भी जो कलेक्शन का या रिकॉर्डिंग का या वो तरीके होंगे वो सारे के सारे जो उसके अंदर एडमिसिबल आ जाएंगे। तो सर हम कह सकते हैं कि तीनों कानूनों में कुछ अच्छे प्रावधान भी हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी पूरे देश में कुछ आलोचना भी हो रही है, उसमें परिवर्तन की डिमांड भी करेंगे आने वाले टाइम में कुछ लोग सर। हाँ, उसमें जो एक्चुअली पहले कमेटीज़ की रिपोर्ट, गवर्नमेंट ने कमेटीज़ फॉर्म की थी, उनकी रिपोर्ट्स थी जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स थी उसके अंदर कुछ चीज़ें क्रिटिसाइज़ हुई थी या हुई थी।
उनको मुझे लगता है कि कंसीडर किया जाना चाहिए था। और ठीक है कि यदि कहीं किसी बड़े अपराध को रोकने के लिए कोई कानून बनाया भी जाता है ना, तो उसके अंदर भी जो प्रोटेक्शंस हैं या जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, उनका रखा जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसी स्थिति है, ठीक है, अपराध भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन साथ-साथ आप देख रहे होंगे पुलिस एट्रोसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो भी शासक होता है, जो भी गवर्नमेंट होती है, पुलिस उसके हिसाब से रिएक्ट करती है और वो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है ये चीज़।